Assalamu alaikum dear students. This is Imran sir from FEI. This is our second lecture on electoral politics. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शंस के बारे में सुना होगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया में कराए जाते हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस या हम कहते हैं जनरल इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन। आप सबको पता है कि हमारी कंट्री की जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जो लॉज बनाती है पूरी कंट्री के लिए, उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। तो पार्लियामेंट के दो हाउसेज है, लोकसभा एंड राज्यसभा। जो लोकसभा है उसको लोअर हाउस भी बोलते हैं। तो इसके लिए पूरी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं और जो मेंबर्स जीतते हैं उनको बोलते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या सिंपली एमपीज। और ये जनरल इलेक्शंस पूरी कंट्री में होते हैं। इसके अलावा होते हैं दूसरे नंबर पर स्टेट असेंबली इलेक्शंस। तो जिस तरह से पार्लियामेंट पूरी कंट्री की लॉ मेकिंग बॉडी है, उसी तरह से एक स्टेट की लॉ मेकिंग बॉडी जो होती है उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के भी दो हाउसेस है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन इंडिया में 6 ही स्टेट्स ऐसी है जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, इसका मतलब बाई कैमरल। लेकिन बाकी की जो स्टेट्स है वो यूनिकैमरल है, उनमें एक ही हाउस है, वो है लेजिस्लेटिव असेंबली हाउस। तो जिन स्टेट्स में बाई कैमरल है उनमें महाराष्ट्र और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और इसके अलावा जम्मू कश्मीर भी आता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा ये जो असेंबली इलेक्शन थे, इनमें पूरे स्टेट में इलेक्शंस कराए जाते हैं। जो 18 या 18 साल के ऊपर के लोग हैं वो वोट डालते हैं और इसके बाद एमएलए चुने जाते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अलावा लोकल बॉडी इलेक्शंस, तो ये लोकल लेवल पर होते हैं। रूरल एरियाज के लिए पंचायती इलेक्शंस होते हैं जिसमें पंच या सरपंच को चुना जाता है। दूसरा होता है म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन जो अर्बन एरियाज के लिए होता है, सिटी या टाउन्स के लिए होते हैं, उनमें चुनते हैं काउंसलर्स। इसके अलावा और एक इलेक्शन है जिसको बोलते हैं बाई इलेक्शन। तो ये बाई इलेक्शन जो होता है, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चाहे वो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पे कोई रिप्रेजेंटेटिव या कैंडिडेट मरता है या फिर वो रिजाइन करता है, तो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में फिर से इलेक्शंस कराए जाते हैं, उसको बोलते हैं बाई इलेक्शंस। इसके अलावा और एक इलेक्शन होता है जिसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्शंस में, लेकिन लोगों के बदले उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वोट कास्ट करते हैं। वैसे इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो प्रेसिडेंट इलेक्शन जब होते हैं तो वहां पर बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो वो सारे मेंबर्स ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल कास्ट करते हैं देयर वोट्स। और इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट के लिए बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर्स वोट कास्ट करते हैं। इसके अलावा अब हमें पढ़ने हैं स्टेप्स, इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं इलेक्शन प्रोसेस में। मगर अब हम सभी इलेक्शंस को मतलब यहाँ पे जहन में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम बात करें लोकल बॉडी इलेक्शंस, उसको कंडक्ट करती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगर जनरल इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो उनको कंडक्ट करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अब हम एक ही इलेक्शन को आगे बढ़ाएंगे और उसी के स्टेप सारे पढ़ेंगे कि किस किस तरह से कौन कौन स्टेप्स इन्वॉल्व इलेक्शन प्रोसेस में। तो सबसे पहले नंबर पर जो स्टेप है वो है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एक पर्टिकुलर टेरिटरी को चुनना जिसमें लोग कास्ट करेंगे वोट्स अपने एमपी के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, एक लोकसभा मतलब यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में टोटल 6 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जब तक इंडिया हमारी जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी। उसमें से जम्मू एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उधमपुर, उसके अलावा अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला और लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज फिलहाल सेम है। तो यहाँ पे मैं अनंतनाग की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट आता है, कुलगाम आता है, शुपियां आता है और पुलवामा आता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें कितनी बड़ी पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर टेरिटोरियल एरिया में आती है। और उस टेरिटोरियल एरिया में जो 18 या 18 साल के ऊपर के लोग हैं वो कास्ट करते हैं अपने वोट्स एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए। बहुत सारी पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती है, जैसे कि बीजेपी एक कैंडिडेट अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा करेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया,
इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी, तो बहुत सारी पार्टीज जो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज है, और जो हमारी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज है जैसे कि पीडीपी है, एनसी है, तो वो भी अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती है। उसके बाद लोग जिसको चाहेंगे तो उसको वो कास्ट करेंगे वोट्स, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे तो वो बनेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी। तो पूरी कंट्री में, पूरे इंडिया में ऐसी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और कुछ ऐसी स्टेट्स है जहां पर 30 से भी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। तो हमारे जम्मू कश्मीर में तो सिर्फ 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी आज तक, अब यूनियन टेरिटरी बनने के बाद 5 ही रह गई। लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स है जहां पे 30 से भी ज्यादा है, जैसे कि यूपी, उत्तर प्रदेश है, वहां पे भी 30 से ज्यादा है, महाराष्ट्र, इसके अलावा है वेस्ट बंगाल, इसके अलावा है तमिलनाडु वगैरह। तो उनमें बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। इसके अलावा कुछ ऐसी स्टेट्स भी है इंडिया में जहां पे सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसका मतलब वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम होगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें 2019 की, जो बात करेंगे, 2019 में जो 17th लोकसभा इलेक्शन हुआ था, पहला इलेक्शन जो लोकसभा के लिए हुआ था वो हुआ था 1952 में, और 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीत हासिल की थी बीजेपी ने। 303 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उन्होंने जीत हासिल की थी। और इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कभी कभी हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड सीट्स, तो कभी कभी हम कहते हैं कि बीजेपी ने 303 सीट जीती थी जनरल इलेक्शन में। तो इस तरह से आ, तो जनरल इलेक्शंस में कॉन्स्टिट्यूएंसीज वगैरह को चुना जाता है। इसके बाद हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेशनली या रिसोर्सफुल वगैरह नहीं है, एजुकेशनली भी बैकवर्ड बहुत ज्यादा है, जिनको पुराने जमाने से ही इंडियन सोसाइटी में कहा जाता था कि ये अनटचेबल्स है, जिसमें शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स आते हैं। शेड्यूल कास्ट जो कि 4 वर्ना सिस्टम के अंडर में नहीं आते हैं, ना तो वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्रा कास्ट्स के अंडर में नहीं आते हैं, तो उनको आउटर कास्ट्स कहा जाता था इंडियन सोसाइटी में। इसके अलावा ट्राइबल पीपल जो जंगलों वगैरह में रहते थे उनको शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाने लगा बाद में। तो ये दोनों कैटेगरीज ही आउटर कास्ट कैटेगरी में आती थी। लेकिन अगर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम मेंबर्स चुनते हैं, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं और लोगों की लॉ बनाते हैं, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है वो दो ऐसी कम्युनिटीज है जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो अगर वो खुद इलेक्शन में खड़ा नहीं होंगे तो उनके लिए राइट्स कौन लिखेगा, उनके लिए लॉज कौन बनाएगा, या अगर उनके लिए जो रिजर्वेशन वगैरह उनको रखी गई है उसको भी खत्म करेंगे तो वो कैसे लड़ पाएंगे। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो थे वो काफी ज्यादा अवेयर थे, उनको पता था कि इन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इलेक्शंस लड़ने के लिए भी पैसे नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया में जो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व रखा, तो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखी गई उनके लिए। आपकी बुक में पेज नंबर अगर मैं मेंशन करूं 41, वहां पे मैप दिखाया गया है। तो उस मैप में आप देख सकते हैं कि जो जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ग्रीन कलर और जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रेड कलर, ग्रीन कलर वाली शेड्यूल्ड ट्राइब कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और रेड कलर वाली जो है वो है शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो इंडिया में आउट ऑफ 543 47 कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखी गई शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और 84 कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखी गई शेड्यूल कास्ट्स के लिए। अब इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इन लोगों के अलावा कोई और किसी और कम्युनिटी का मेंबर इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने कहा 84 कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व रखी गई है शेड्यूल कास्ट के लिए, इसका मतलब उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में शेड्यूल कास्ट का ही कोई मेंबर इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारे पास मकसद था कि जो हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट है उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मेंबर्स भी बैठने चाहिए, वो भी लॉ मेकिंग बॉडी का हिस्सा होने चाहिए। तो इस तरह से ये कामयाबी उनको हासिल हुई। तो ये भी इलेक्शंस का ही एक हिस्सा है। इसके बाद वोटर लिस्ट, कौन वोट डालेगा और कौन वोट नहीं डालेगा, इसका फैसला इलेक्शन के दौरान नहीं होता है, बल्कि इलेक्शन से पहले ही ये वोटर लिस्ट तैयार होता है।
इसको तैयार करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होती है वो हमेशा काम करती है। हर साल जनवरी के 1 जनवरी को जो भी मतलब चाहे मेल्स हो या फीमेल्स हो, जो भी 18 साल के होते हैं तो उनको वोटर लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। और जो लोग मर जाते हैं या फिर अपनी कंस्टिट्यूएंसी से दूर किसी और जगह पे माइग्रेट होते हैं, वहां पे बसने जाते हैं, तो उनका नाम इस वोटर लिस्ट से काटा जाता है। तो इस तरह से वोटर लिस्ट तैयार होता है। लेकिन ऑफिशियल नाम जो इस वोटर लिस्ट का है इसको बोलते हैं इलेक्टोरल रोल। तो ये फायदा देता है कि कितने वोटर्स हमारी कंट्री में मौजूद है, किस कंस्टिट्यूएंसी में कितने वोटर्स हैं, उनमें से मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं। और तीसरा, जब इलेक्शंस होते हैं तो ये लोग जो वोटर वोट डालने के लिए जाते हैं जो 18 साल या 18 साल के ऊपर है, तो उनका नाम वो देखते हैं वहां पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह होता है, जो टीचर्स वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं वोटिंग डे पर, तो वोटर लिस्ट में उनका नाम देखा जाता है। उसके बाद उनके उंगली पर या नाखून पे इंक डाली जाती है और वो अपना वोट कास्ट करते हैं। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने एक वोटर आइडेंटिटी कार्ड भी रखा था जिसको वोटर कार्ड कहते थे। उसके बगैर किसी को भी अलो नहीं किया जाता था कि वो मतलब वहां पे वोट डाल सकता है। लेकिन उसके बाद इसको हटाया गया, ये अब नेसेसरी नहीं है। अगर किसी वोटर के पास कोई और आइडेंटिटी कार्ड भी है तो वो अपने साथ ले सकता है। तो यहाँ पे रिसेंटली आधार कार्ड भी इंक्लूड किया गया, तो आधार कार्ड के जरिए भी लोग वहां पे अपना जो पहचान वगैरह बता सकते हैं, उसके बाद वो वोट डाल सकते हैं। तो वोटर लिस्ट भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है इलेक्शन। इसके बाद मेन काम होता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, कि कैंडिडेट्स को कैसे चुना जाए। क्योंकि अगर हम देखें लोगों के पास चॉइसेस होनी चाहिए। जितने ज्यादा कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होंगे, जितनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी होंगी, लोगों के पास उतनी चॉइसेस होंगी। ये बहुत जरूरी है। एक आम सा वोटर भी मतलब हम कह सकते हैं कि कैंडिडेट बन सकता है, रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि लोकसभा इलेक्शंस में किसी इंसान को कैंडिडेट बनने के लिए उसकी जो कम से कम एज होनी चाहिए वो 25 साल की होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज, वो नॉमिनेट करती है किस कंस्टिट्यूएंसी में हमें किस मेंबर को उठाना है इलेक्शन के लिए। और जब नॉमिनेट किया जाता है किसी कैंडिडेट को, जब उसको सिंबल सपोर्ट वगैरह एक पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड करती है, तो उसको जनरली बोलते हैं पार्टी टिकट। और पार्टी टिकट जब उसको प्रोवाइड करती है, अब हमारे पास यहाँ पे सवाल है कि क्या कोई भी जो 25 साल का इंसान है वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है? नहीं। इसके लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की है जो कि फॉलो करनी होंगी कैंडिडेट्स को। उनकी बाज़ाब्ता तौर पे स्क्रूटिनी होती है, जांच पड़ताल होती है।